आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक पितर हमारे अदृश्य सहायक, विषय सहयोग सहकार भरी दिव्यात्माएं, संगीतकार पितर पृष्ठ 38 से पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। हाल ही में लंदन की एक अधीर संगीतकार महिला रोजमेरी ब्राउन का मामला प्रकाश में आया, जिसके संबंध में कहा जाता है कि उसे बाक, मोथेवेन, शोपो, देब्यूशेलिस, यूशुवर्ट आदि महान संगीतकारों की आत्माएं संगीत का शिक्षण देती और अभ्यास कराती हैं। संगीत का शिक्षण देती और अभ्यास कराती है। स्मरणीय है कि इन संगीतकारों का देहावसान हुए कई वर्ष बीत चुके। श्रीमती ब्राउन जब 7 वर्ष की थी तो उसने रात को देखा कि काला कोट पहने कोई आया उसके बिस्तरे की ओर बढ़ रही है। कोई छाया उसके बिस्तर की ओर बढ़ रही है। इस दृश्य को देखकर वह इतनी भयभीत हो गई कि उसके मुंह से चीख भी नहीं निकल सकी। उस काली छाया ने ब्राउन को पुचकारा और उसकी पीठ पर हाथ फेरा। आश्चर्य की बात है कि चारों ओर से बंद उस कमरे में वह छाया किस प्रकार प्रकट हुई और बिना कोई आहट हुए रोजमेरी तक पहुंच गई। जबकि पास में ही उसके माता पिता सोए हुए थे, उस काली छाया का चेहरा साफ दिखाई देने लगा और रोजमेरी को आश्वस्त भी कर रही थी। कहा, घबराओ मत मेरी बेटी, मैं तुझे एक प्रसिद्ध संगीतकार बनाऊंगा और तुम्हें संगीत सिखाऊंगा। इसके वर्षों बाद तक उस काली छाया से कोई संपर्क नहीं हुआ। इस बीच रोजमेरी का विवाह हो गया। वह 2 बच्चों की मां भी बन गई और दुर्योगवश सन 1961 में उसके पति का निधन हो गया। बचपन में उसे संगीत सीखने का शौक पैदा हुआ था, परंतु वह साधारण संगीत शिक्षा ही प्राप्त कर सकी थी। पति का निधन होने के बाद रोजमेरी को अपने और अपने बच्चों के निर्वाह की चिंता रहा करती थी। घर की हालात कोई अच्छी नहीं थी कि उस ओर निश्चिंत रहा जा सके, इसलिए उसका अधिकांश समय गुजर बसर की व्यवस्था करने में ही बीतता था। इस मुफलिसी में उसे संगीत सीखने का, संगीत सभाओं में जाने के लिए न पैसा था और न समय, पर उसमें संगीत सीखने की तीव्र लालसा थी। वह काली छाया जो उसे 7 वर्ष की आयु में दिखाई दी, वही नहीं, उसके साथ अन्य छायाएं भी थीं। अब तक रोज ब्राउन ने संगीत शाखा का जो अध्ययन किया था और जिन संगीतकारों के बारे में जाना पढ़ा था, उन्हें देखकर उसने पहचाना कि यह आत्मा विख्यात पियानो वादक फ्रांज लिज्ट की है। फ्रांज लिज्ट के साथ और भी कई संगीतकारों की आत्माएं थीं। इन भूत संगीतकारों
संगीतकारों ने उसे अब तक लगभग 400 संगीत रचनाएं सिखाई। इनमें शूबर्ट का 40 पृष्ठों का सोनारा और 15 गीत सोपा की रचना तथा बीओ1 के 2 सोनारा आदि हैं। कहा जाता है कि रोज ब्राउन को संगीत सिखाने और नई रचनाएं तैयार करवाने में लिज्ड की आत्मा उसका हाथ पकड़कर मार्गदर्शन करती है। कौन सी धुन किस प्रकार निकलनी चाहिए यह सिखाने के लिए संगीतकारों की आत्माएं उसे गाकर समझाती भी हैं। ऐसा नहीं है कि वे दावे निराधार हों। इन दावों की सत्यता जांचने के लिए कुछ पत्रकारों और परामनोवैज्ञानिकों ने जांच पड़ताल भी की। उन आत्माओं के चित्र भी लिए गए और इन दावों को सच पाया गया। मित्रों, ब्रिटेन के प्रसिद्ध संगीतकार सर डोनाल्ड टास की आत्मा भी रोजमेरी के पास आती है। स्मरणीय है कि डोनाल्ड टास का देहावसान सन 1940 में ही हो गया था, पर उनकी आत्मा अभी भी रोजमेरी को संगीत की शिक्षा देती है। वह प्रतिदिन काम से निपटकर 10 बजे से शाम के 4 बजे तक संगीत शिक्षा प्राप्त करती हैं। मृत संगीतकारों की आत्माएं इस बीच 6 घंटे तक उसके पास रहती हैं। रोजमेरी का जीवन गरीबी और कठिनाइयों से भरा था। वह एक स्कूल में रसोई धारण का काम करती थी। उसी में से उसने समय निकाला और अपने अदृश्य सहायकों की सहायता से संगीत साधना का क्रम चलाया। लोगों ने उसके कथन में यथार्थता पाई तो उन्होंने स्वर्गीय आत्माओं द्वारा निर्देशित कुछ संगीत निर्देशावलियां नोट कराने का अनुरोध किया। उसने यह स्वीकार कर लिया। फलतः 3000 शब्दों की एक संगीत निर्देशमाला प्रकाशित हुई। नाम है उसका 10 कमांडमेंट्स फॉर म्यूजिशियंस। इन निर्देशों के आधार पर ग्रामोफोन रिकॉर्ड बने हैं। स्वर्गीय आत्माओं के संगीत से परिचित लोगों को इस सादृश्य ने बहुत प्रभावित किया। मित्रों, मनोविज्ञान शास्त्र के सुप्रसिद्ध शोधकर्ता श्री मॉरिस वार्वेनेल की मान्यता है कि रोजमेरी को अतीन्द्रिय श्रवण और दर्शन की विलक्षण शक्ति प्राप्त है और वह उसी के सहारे प्रगति कर रही है। सन 1936 में न्यूयॉर्क से पेरिस आई एक महिला श्रीमती बीजरूथ के साथ भी ऐसे ही घटना घटी। जब उसे 100 वर्ष पूर्व दिवंगत हो चुके चित्रकार गोया ने चित्रकला सिखाई। बीज रूप चित्रकला सीखने के उद्देश्य से ही पेरिस आई थी। उसका विश्वास था कि पेरिस में रहकर कलाकारों से आपसी अच्छी तरह संपर्क सानिध्य स्थापित किया जा सकेगा और उसका
लाभ उठाया जा सकेगा। लेकिन कलाकारों से संपर्क करने और उनसे कुछ सीखने के लिए भी तो थोड़ा बहुत पूर्वाभ्यास या कला के बीज चाहिए। बीज रूथ इन सब बातों से एकदम रहित थी। उन्होंने काफी प्रयत्न किया कि चित्रकला का कुछ अभ्यास किया जा सके और अपने आप को एक छोटे मोटे चित्रकार के रूप में प्रतिष्ठित किया जा सके, लेकिन बार बार अभ्यास करने पर भी कुछ सफलता नहीं मिल सकी। कुछ सफलता नहीं मिल सकी। इन दिनों तक अभ्यास करने के बाद भी, कई दिनों तक अभ्यास करने के बाद भी जब कोई सफलता नहीं मिली तो बीज रूथ निराश होने लगी। एक दिन यह निराशा के गहन अंधकार में डूबी सोच रही थी कि मेरा पेरिस आना व्यर्थ रहा। यहाँ आए कई महीने हो जाने के बाद भी तो सृजन की प्रेरणा का कोई मूर्त रूप सामने नहीं आ सका है। उन्हें पेरिस आए कई महीने हो चुके थे। आते समय यह सोचा था कि वहाँ के कलात्मक वातावरण में कई विषय मिलेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हो सका। घंटों हाथ में ब्रश लिए बैठी रहती थी और फिर उसे ज्यों का त्यों रख देती थी। उस दिन वह बहुत निराश व उदास थी। रात को सोने से पहले भी उन्हें घनघोर उदासी घेरे हुए थी। इसी निराशा, हताशा और उदासी के बीच कब नींद आ गई कुछ पता नहीं चला। उदासी, निराशा और थकान में डूबी बीज रूथ को गहरी नींद आ गई और जब वह गहरी नींद में सो गई तो उन्हें लगा कि कोई अज्ञात शक्ति उन्हें झिझोड़ रही है और उठा रही है, पर वह परवश नींद में सोते हुए ही स्टूडियो की ओर चल पड़ी। बीज रूथ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों और कैसे हो रहा है। स्टूडियो में आकर उन्होंने अंधेरे में ही कागज पर ब्रश चलाना शुरू कर दिया। उन्होंने पाया कि उनके हाथ बड़ी तेजी से चल रहे हैं और उन्हें अपने चित्र के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। उन्हें लग रहा था कि कोई अज्ञात शक्ति उन्हें माध्यम बनाकर अपनी मनचाही कलाकृति का सृजन कर रही है और जो कुछ भी घट रहा है उस पर उनका कोई वश नहीं है। कुछ देर बाद बीज रूथ के हाथ अपने आप रुक गए। लगा चित्र पूरा हो गया और वह जिस तरह बिस्तर से उठकर स्टूडियो तक आई थी उसी प्रकार वापस चलती हुई बेडरूम में पहुंच गई और बिस्तर पर सो गई। मित्रों, सुबह उठते ही बीज रूथ को रात वाली घटना याद आई। उन्होंने स्टूडियो में जाकर देखा तो दंग रह गई। वह समझ ही नहीं पाई कि बिना किसी प्रेरणा के, बिना किसी अनुभव के और बिना कुछ सोचे विचारे योजनाएं बनाए बिना इतना सुंदर चित्र कैसे बन गया। चित्र सचमुच इतना उत्कृष्ट और असाधारण रूप से सुंदर था कि उसकी मुँह मांगी कीमत मिल सकती थी, पर बीज रूथ को इससे ज्यादा वह यह जानना आवश्यक लग रहा था कि इस कलाकृति का निर्माण कैसे हो गया। सारा दिन इसी उधेड़-बुन में लग गया। अगली रात फिर वैसी ही घटना घटी। अब तो बीज रूथ की हैरानी का कोई ठिकाना न था। जरूर ही कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चित्रकला का अभ्यास करवा रही है। उन्हीं दिनों बीज रूथ को एक ऐसी महिला के बारे में पता चला जो किसी भी वस्तु को देखकर या छूकर उसके संबंध में जानी अनजानी, प्रकट अप्रकट बातें बता सकती थी। बीज रूथ ने उस महिला से संपर्क साधा और उस महिला ने कलाकृतियों को छूकर उसका अदृश्य इतिहास बताया।
उसके अनुसार बीज रूत को नींद में उठाकर चित्रकला सिखाने वाली शक्ति स्पेन के प्रख्यात चित्रकार गोया की आत्मा थी, जिनकी मृत्यु सन 1828 में हुई थी। अपने जीवन के अंतिम दिनों में स्पेन स्थित अपने दुश्मनों से मुक्त पाने के लिए गोया ने फ्रांस के दक्षिणी भाग में स्थित बीज रूत के पति के पूर्वजों के घर में शरण ली थी। वे उन दिनों काफ़ी असहाय थे और मरने से पहले तथा मरने के बाद भी उनको हार्दिक आकांक्षा रही थी कि वे मिस रूत के पूर्वजों के एहसान का बदला किस प्रकार चुकाएं। जिन लोगों के घर में गोया के अपने जीवन के मध्यकाल में शरण प्राप्त की थी, उन्हीं के वंश की बीज रूत को कष्ट में देखकर गोया ने उनकी सहायता करने का निश्चय किया और इस प्रकार निंद्रित अवस्था में बीज रूत की सहायता की तथा उन्हें मार्गदर्शन दिया। मित्रों, अशरीरी आत्माओं का अस्तित्व और उनके द्वारा मनुष्य को सहयोग, यह एक तथ्य है। डरावनी तथा घिनौनी प्रकृति के भूत प्रेत कम ही होते हैं। साधारणतया उच्च आत्माएं मनुष्यों की सहायता ही करती हैं और अपनी उच्च प्रवृत्ति के कारण दूसरों को आगे बढ़ाने तथा खतरों से बचाने के लिए पूर्व संकेत भी करती हैं। जिस प्रकार उदार मनुष्य अकारण दूसरों की सेवा सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं, वैसे ही सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं लोगों को उपयोगी ज्ञान देने तथा अथवा आत्मा का अस्तित्व शरीर न रहने पर भी बना रहता है। यह विश्वास दिलाने के लिए कुछ व्यवहारिक सहयोग देती रहती हैं। साथियों, उदात्त आत्माएं पितर रूप में समस्त सत्पात्रों की सहायता के लिए सदैव प्रस्तुत रहती हैं। उनकी आत्मीयता की परिधि अति विस्तृत होती है। ये पितर सत्ताएं पात्रता देखती हैं, परिचय की पृष्ठभूमि नहीं। क्यों? क्योंकि सत्पात्र का परिचय उन्हें तो मिल ही जाता है और दूसरों को अपना परिचय देने की उनकी कोई निजी आकांक्षा नहीं होती। वे तो कल्याण पथ में नियोजित कर देना ही अपना कर्तव्य मानती हैं। मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी को एक पितर सत्ता ने ही श्री हनुमान और भगवान राम के दिव्य दर्शनों की विधि सुझाई थी और उन्हें एक अनाथ भावनाशील बालक से एक भक्त महाकवि और संत बन जाने की महान भूमिका निभाई थी। ओम शांति। साथियों, अगले वीडियो में इसी क्रम में पढ़कर सुनाएंगे भयानक प्रेतात्मा अंततः सहायक बने।